प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी एग्जाम 2021 का क्लास 10th का मैथमेटिक्स प्रैक्टिस पेपर 3rd का पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 36 से 70 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस वीडियो में देंगे। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, प्रैक्टिस पेपर 3rd है, गणित का है, कक्षा 10 का है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ये देखिए, ये 36 का क्वेश्चन है। यहाँ पैटर्न देखना है और इन 4 डायग्राम के बाद कौन सा इसका पैटर्न आएगा, पैटर्न को फॉलो करते हुए कौन सा डायग्राम ऑप्शन के रूप में सही होगा वो देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, देखिए इस डायग्राम में राइट हैंड में यही ट्रायंगल बढ़ रहा है और फिर इस डायग्राम को 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी दाईं ओर घुमा दिया गया है। 90 अंश 90 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दिया गया है। तो उससे ये सेकंड डायग्राम बन रहा है। फिर देखिए इसमें भी देखिए एक डायग्राम जुड़ रहा है। फिर इसको राइट हैंड साइड क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है, तो ये डायग्राम बन जाएगा। फिर इस एक ट्रायंगल और बढ़ा के फिर इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है, तो ये डायग्राम बन जाएगा। फिर देखिए इसमें फिर राइट हैंड साइड एक ट्रायंगल बढ़ा के इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे 90 डिग्री, तो देखिए ये डी वाला ऑप्शन इसमें बन जाएगा। इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। अकबर ने एक द्वार के लिए खंबे को अलग अलग रंगों से पेंट किया। खंबे की ऊंचाई W सेंटीमीटर थी। उसने खंबे की 1/3 1/3 लाइन को लाल रंग से कलर कर दिया और बची हुई लंबाई को के 5वें हिस्से को हरे रंग से पेंट किया है। उसने 3 सेंटीमीटर बची लंबाई को सफेद रंग से पेंट किया। आइए हम देखते हैं। ये देखिए W/3 टोटल ऊंचाई W थी, W सेंटीमीटर थी। उसने 1/3 1/3 लाल रंग से, तो ये लाल रंग का हो गया 1/3। फिर बची हुई लंबाई कैसे पता करेंगे? टोटल लंबाई में से यानी W में से ये W/3 घटा देंगे तो हमारी शेष लंबाई पता पड़ जाएगी। उसके यानी लाल रंग पोतने के बाद जितना शेष खम्मा बचा उसका 1/5 1/5 भाग उसने 5वें हिस्से को हरे रंग से पेंट किया। ये वाला हिस्सा हरे रंग से पेंट किया। फिर बची हुई लंबाई कितनी थी? देखिए 3 सेंटीमीटर बची हुई लंबाई को सफेद रंग से किया। 3 सेंटीमीटर बचा था, वो वाइट कलर से उसे पेंट कर दिया। ये देखिए, ये 1/3 है, ये 1/5 है और ये 3 सेंटीमीटर रिमेनिंग है। तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल खंबे की लंबाई आ जाएगी। इसी इक्वेशन को हम यहाँ दिए गए ऑप्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये पोर्शन इसको सॉल्व कर लिया है, तो ये आ गया। तो अगले टाइम देखिए ये आ गया है। फिर देखिए 5 का इंटू 3 में होगा तो 15 आ गए। अब यहाँ इस ऑप्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 3 यहाँ पे बराबर के एक तरफ अकेला है, तो यहाँ पे 3 को हमको बराबर के एक तरफ अकेला करना है। तो ये दोनों चीजें हम देखिए इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। एक परिवार में श्री मेहरा हैं और श्रीमती मेहरा हैं। तो मेहरा जी हैं, वो श्रीमती मेहरा से 3 वर्ष ज्यादा बड़े हैं और उनका एक लड़का एक लड़की है। तो पुत्री जो उनकी डॉटर है वो अपने पिता से 35 वर्ष छोटी है और जो उनका पुत्र है सन है वो अपनी माता जी से यानी मदर से 25 साल छोटा है। तो देखिए, माना कि श्रीमती मेहरा यानी माता जी की आयु हमने मान ली X वर्ष है, X ईयर्स है प्रेजेंट आयु उसकी। तो देखिए, तो जब माता जी की मानेंगे उसमें 3 वर्ष बड़े हैं श्री मेहरा जी, तो 3 वर्ष इसमें जोड़ के मेहरा जी की आयु आ जाएगी X + 3 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, पुत्री उनकी डॉटर उनके पिता से 35 साल छोटी है। तो पुत्री की आयु या एज ऑफ डॉटर कितना आ जाएगा? X + 3। तो देखिए उनके पिताजी की आयु है और उनसे कितने साल छोटी है? 35। तो इसमें 35 सेपरेट कर दिया यानी 35 सेपरेट कर दिया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखिए, और देखिए पुत्र की आयु जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है, पुत्र सन उसकी माता जी मदर से 25 साल छोटा है। तो माता जी की आयु कितनी थी? X। तो X में कितने साल छोटा है? पुत्र यानी सन 25।
25 ईयर छोटा है। तो पुत्र और पुत्री की आयु इस क्वेश्चन के अनुसार आ गई है। देखिए पुत्र, और इन्होंने क्या पता करना है, पुत्र की आयु और पुत्री की आयु में कितना डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन द सन्स एज एंड डॉटर्स एज। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये देखिए x माइनस 25, इसमें से ये एज हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए 3 इसमें जाएगा तो 32 बचेंगे यहाँ पे। तो x माइनस 32 आ जाएगा। पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु x माइनस 32 इसलिए यहाँ पे लिखी है। ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, तो माइनस के x और प्लस के 32 आ जाएंगे। अगली बार में देखिए यहाँ पे 7 बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 32 में से माइनस की 25 करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सन एंड डॉटर इज इक्वल टू 7 ईयर। इसलिए ऑप्शन इसमें बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 दिया है, कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देखिए 1/sin थीटा होता है। यहाँ स्क्वायर निकालना है तो यहाँ विदाउट स्क्वायर कोसेक थीटा हम निकालेंगे। पहले 1 sin थीटा की वैल्यू कितनी दी है, √3/2, तो नीचे √3/2 लिख देंगे। ये संख्या ऊपर जाके पलट जाएगी। देखिए 2/√3 हो जाएगा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू 2/√3 आ गई है। चूंकि यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है, तो देखिए यहाँ कोसेक स्क्वायर नहीं है, ये सिंपल स्क्वायर कोसेक थीटा निकाल लिया है। अब यहाँ पे स्क्वायर निकाल रहे हैं, √2/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते जाएंगे तो देखिए ये आ जाएगा 4/3, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है। उस समचतुर्भुज की भुजा निकालना है, यानी रोम्बस के डायगोनल्स दिए हैं 8 एंड 6 सेंटीमीटर और उसकी साइड पता हमें करना है। तो आइए एक रोम्बस यानी समचतुर्भुज देखते हैं। देखिए इसके दोनों विकर्ण देख लेते हैं। अब देखिए यदि एक डायगोनल विकर्ण की लंबाई को हम d1 से डिनोट करते हैं और दूसरे विकर्ण की लंबाई को हम d2 से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए इसकी अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस यानी समचतुर्भुज के गुण के अनुसार समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बराबर 2 भागों में बांटते हैं। तो देखिए यदि ये पूरी लंबाई यदि d1 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई d1/2 होगी। तो d1 कितना दिया है, 8 दिया है, तो 8/2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे विकर्ण को हम देखते हैं तो d2/2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तो पूरी लंबाई d2 है, और तो यहाँ देखिए सेंटर से इस वर्टेक्स यानी शीर्ष तक की लंबाई कितनी है, d2/2। तो d2 कितना था, 6 सेंटीमीटर था, तो 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। ये देखिए समकोण का 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस प्रकार ये देखिए ये जो त्रिभुज बनेगा ऊपर का, वो एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसकी लंब और आधार यानी परपेंडिकुलर और बेस कितना है, 4 और 3 हो जाएगा। ये देखिए इसका कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज हम मान लेंगे x। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके देखिए कर्ण का स्क्वायर x², लंब यानी 4 का स्क्वायर और फिर आधार यानी 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर मिल जाएगी, यानी कि एक समचतुर्भुज की भुजा हमें 5 सेंटीमीटर मिल जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 2 पासों की एक अकेली उछाल में 2 पासे लिए एक बार फेंके गए हैं। दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 11 प्राप्त करने की प्रायिकता। एक पासा फेंका हमने तो देखिए उसके कुल परिणाम इतने आ जाएंगे। जब 2 पासे फेंके जाते हैं तो उसके परिणाम, कुल परिणाम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इतने आ जाएंगे। देखिए तो ये टोटल आउटकम हो गए। नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हैं, कुल परिणाम 36 हो जाएंगे। इनको काउंट करेंगे तो हम 36 आ जाएंगे। इसमें हमें कौन सा चाहिए, अनुकूल, फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा हमारा, अनुकूल परिणाम यानी कि फेवरेबल आउटकम। तो देखिए इसमें से फेवरेबल हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए 5, 6 और 6, 5। इन दोनों का ही सम कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 5 और 6 11 आएगा, और 6 और 5 का भी 11 आएगा। इसलिए हमें जो फेवर कर रहे हैं यानी फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 2। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 2। आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का। अनुकूल परिणामों की संख्या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन क्या हो जाएगा, कुल परिणाम टोटल आउटकम, इसमें डिवाइड कर देंगे तो देखिए 2 फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2,
अनुकूल परिणाम, टोटल आउटकम कितने 36, इसको सोल्व करेंगे तो 1/18 आ जाएगा, 1/18, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 10 संख्याओं का माध्य 10 है। यदि दो संख्याएं 4 और 6 को बदलकर 6 और 4 में बदल दिया तो नया माध्य होगा। देखो 4 को 6 में बदल दिया है और 6 को 4 में बदल दिया है। तो यहां हम देखते हैं, देखिए पहले टोटल में 4 और 6 थे, सॉरी 4 और 6 थे, तो इनका सम कितना आ जाएगा, देखिए 10 आ जाएगा। फिर बाद में भी देखिए 6 और 4 है, 6 और 4, इसका भी सम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो जो संख्याएं पहले थी और फिर बदल के जो नई संख्याएं आई हैं उनका टोटल सेम है। इसका मतलब चूंकि जाने वाली और आने वाली संख्याओं का योग समान है, इसलिए माध्य उनका अपरिवर्तित रहेगा। सिंस द सम ऑफ द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नंबर्स इज द सेम, द मीन विल रिमेन अनचेंज। तो इसलिए इसमें ऑप्शन बी ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। ये एक एपी है यानी समांतर श्रेणी है, उसका 20वां पद हमें पता करना है। देखिए ए बराबर कितना है, इसमें 6 है, यानी प्रथम पद इसमें 6 है और इसमें सार्वंतर कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद में से पहले वाला पद जब घटा देते हैं तो सार्वंतर आ जाता है, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए टीएन यानी एन पदों का ये फॉर्मूला है जिसमें ए प्रथम पद, एन पदों की संख्या, डी सार्वंतर है। हमें कौन सा पद निकालना है, 20वां, यानी कि एन बराबर कितना हो गया 20। ए का मान हमें पता है 6 है, एन की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 लिख दिया है, डी की वैल्यू 3 है। इसको हम सॉल्व करते जाएंगे तो हमें 20वां पद 63 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABCN, त्रिभुज PQR। यदि A समान है Q के और एंगल C समान है R के, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो एक ट्रायंगल ले लिए, जिसमें दो ट्रायंगल ले लिए, ABC पहला ट्रायंगल। अब यहाँ ध्यान देना है, देखिए ये A है तो A किसके एंगल के इक्वल है, Q के। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ये A ऊपर है तो यहाँ पे भी हमें Q लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सिमिलर ट्रायंगल दिखाना है, इसलिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। A और Q इक्वल दिए हैं तो A यहाँ पे ऊपर लिया गया है, तो इसलिए Q भी यहाँ पे ऊपर ले लिया है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, एंगल C। एंगल C ये है, तो ये एंगल होगा इसके इक्वल। जब इसके इक्वल होगा तो हमें एंगल C किसके, R के, तो R यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो देखिए चूंकि ये एंगल दोनों बराबर हैं तो R यहाँ पे ले लेंगे, इसलिए अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट बचा, P पॉइंट बचा, तो P पॉइंट यहाँ पे ही आएगा। अब इस डायग्राम को अगर देखते हैं तो इस त्रिभुज का नाम देखिए, कॉमन नाम देखिए, ये PQR वाले ट्रायंगल का नाम बदल रहा है, फिक्स नाम ये है ABC। तो इसमें देखिए फिक्स नाम ABC डालेंगे, A फिर B फिर C, इसलिए इसका जो नाम डलेगा QPR। तो QPR हम देख लेते हैं, ऑप्शन बी में है, इसलिए इसमें ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। दो त्रिभुज समरूप दिए, सिमिलर दिए हैं, इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना दिया है, 25/16, और BC उनमें से एक की भुजा दी है और दूसरे ट्रायंगल की एक भुजा हमें पता करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल टू, देखिए उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम, यानी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसमें हम देखिए BC की वैल्यू रख देंगे। देखिए ये दिया है हमें 25/16, देखिए 25/16 लिख दिया है BC और QR। तो BC की वैल्यू देखिए, अगली बार इसमें BC की वैल्यू रख देंगे। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस 25/16 के ऊपर रूट का साइन लग जाएगा। तो देखिए अब BC अपन QR, इसमें अगली बार हम BC की वैल्यू रख देंगे। देखिए यहाँ देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5/4 आ जाएगा। फिर BC कितना है, BC है इसमें 15, QR की वैल्यू निकालना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, QR की वैल्यू
12 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। दो बिंदु दिए हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इन दोनों को मिला के एक लाइन बनेगी। तो देखिए ये एक लाइन है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इनके यदि x1 y1 के कोऑर्डिनेट मान लिए जाएं और x2 y2 पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट मान लिए जाए तो मिड पॉइंट निकालना है। तो देखिए P, तो इसका जो फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट निकालने का, वो होता है x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो इसमें हम देखिए ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं 6,8 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4,6। तो देखिए यहाँ सारे के मान लिख देंगे अपन। x1 इजिकल टू कितना है 6, तो 6 से लिख देंगे। x2 कितना है इसमें 4, तो 4 लिख दिया है अपॉन 2। इसी तरह ये वैल्यू भी रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा। इसका मतलब जो P पॉइंट आएगा वो 5,7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। एक आदमी पूर्व की ओर जाता है, ईस्ट साइड की ओर जाता है, 15 मीटर जाता है, फिर वहाँ के बाद नॉर्थ यानी उत्तर की ओर 20 मीटर चला जाता है। तो अब व्यक्ति यानी पर्सन प्रारंभिक स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है? तो आइए डायग्राम को देखते हैं। ये देखिए 4 दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये 4 दिशाएं होती हैं। तो अब देखिए हम मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं। अब जैसा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आदमी पूर्व की ओर 15 मीटर जाता है। यहाँ से देखिए पूर्व यानी ईस्ट की ओर 15 मीटर जाएगा, तो ये देखिए 15 हो गई। अब यहाँ पे आने के बाद वो कहाँ जा रहा है? नॉर्थ ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ गया व्यक्ति, कितना गया 20 मीटर यहाँ पे गए। अब देखिए यहाँ ये है स्टार्टिंग पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु यहाँ पे आएगा। देखिए तो अब ये व्यक्ति यहाँ पहुँच गया है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है। तो इसको ज्वाइन करेंगे डिस्टेंस को, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस चित्र में हमें आसानी से पता है कि इसके परपेंडिकुलर यानी लंब दिया गया है और इसका बेस भी दिया गया है। हमें इसका हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण पता करना है। वही इसकी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच की दूरी होगी। चलिए देखते हैं। इसको x मान लिया है बाय द पाइथागोरस थ्योरम। x इसके हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करके ये बना लिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि वह व्यक्ति स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर कैसी होती हैं? तो हम जानते हैं एक थ्योरम है। एक बाह्य बिंदु ले लिया, इससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। ये देखिए पहली और दूसरी। ये एक थ्योरम है कि किसी वृत्त के ऊपर बाहर बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये इक्वल हो जाएंगी। इसलिए ऑप्शन इसमें सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु को क्या कहा जाता है? यानी एक ट्रायंगल है, उनकी जो माध्यिकाएं हैं तीनों इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो यहाँ देखिए एक चित्र ले लेते हैं। ट्रायंगल ले लिया है। ए माध्यिका यानी कि मीडियन का जो डेफिनेशन होती है, यानी ये वर्टेक्स ए पॉइंट से सामने वाली भुजा का जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, उसको मिलाने वाली रेखा जो होती है, मान लीजिए ABC त्रिभुज हो गया। अब देखिए ये बिंदु पॉइंट ए को सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं, यानी मीडियन कहते हैं। इसी प्रकार तीनों शीर्षों से यानी वर्टेक्स से देखिए A से B से और C से, तीनों से हम माध्यिकाएं खींचेंगे। ये देखिए इस B पॉइंट को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो ये दूसरी माध्यिका आ गई है, जो कि पहली माध्यिका को यहाँ पे देखिए सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसे ही C को देखिए सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाएंगे। ये तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर कटती हैं, ये देखिए इस बिंदु पर कट रही हैं, इसी को हम केंद्रक कहते हैं। ये केंद्रक, इसलिए इसमें ऑप्शन ए सही है। तो इसका आंसर ए है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L दिया गया है 13 सेंटीमीटर, R कितना है यानी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई पता करना है, यानी परपेंडिकुलर हाइट इसकी पता करना है, स्लैंट हाइट इसकी दी है। तो हम देखिए L बराबर 13 दिया है, R बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है और H हमें पता करना है। तो शंकु यानी कौन में ये फॉर्मूला होता है, देखिए जो इसकी स्लैंट हाइट है तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है R² प्लस H²। इसमें सारी वैल्यू रख के हमें H की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12, जो कि ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर? इर्रेशनल नंबर की पहचान है तो नॉन टर्मिनेटिंग एन
नॉन रिकरिंग होता है। तो ये देखिए ये टर्मिनेटिंग है यानी शांत है, ये भी शांत है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। बार का मतलब ये होता है कि 1416 इज द रिपीटिंग नंबर, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ भी देखिए बार का साइन लगा यानी 161616 अगेन एंड अगेन रिपीटिंग है। तो इरेशनल की पहचान होती है कि उसमें एक तो एंडलेस नंबर होते हैं यानी नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन डी सही रहेगा। अपरिमेय संख्या अशांत और अनावर्ती दशमलव होती हैं। इरेशनल नंबर आर द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया है, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया है। एक लंबा चौड़ा एक फार्मूला देखते हैं हम, ये आपका फार्मूला याद रखना है। इसे a और b और c की कुछ वैल्यू लेके भी सॉल्व किया जा सकता है, पर मैं चाहता हूँ आप ये फार्मूले से ही इसको करें कि इसमें कभी चेंज करके कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप आसानी से उसे कर सकें। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है। ये देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है 0। देखिए a प्लस बी प्लस सी का 0 मान हमने 0 रख दिया। ये 0 जो कि इस पूरे पोर्शन के गुणा में है, इसलिए इसको भी ये 0 कर देगी अगली बार, तो ये 0 कर दिया है। अब देखिए माइनस के 3abc लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3abc आ जाएगी, जो कि ऑप्शन सी में दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की लंबिक दूरी, तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी कितनी होती है, इसके वाई कोऑर्डिनेट होता है। ये देखिए वाई निर्देशांक ये है वाई कोऑर्डिनेट और ये है एक्स कोऑर्डिनेट। तो वाई एक्स अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी निकालनी है तो वो उसकी वाई कोऑर्डिनेट होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट। तो ये देखिए इसमें वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 5। इस पॉइंट में ये वाई कोऑर्डिनेट है तो 5, तो सीधा सीधा इसमें आंसर डी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। रेखिक समीकरण 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 दिया है, तो निम्नलिखित y अक्ष को किस बिंदु पर काटता है। वी नो दैट y, ये देखिए हम जानते हैं कि y अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है उसका x निर्देशांक 0 होता है। वी नो दैट द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स वाई ऑन द वाई एक्सिस इज 0। तो यहाँ पे हमें मिल गया इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो x बराबर कितना है 0। इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू कितनी रख देंगे 0 रख देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो देखिए x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई 2, इसलिए इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे हम तो 0,2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। एक एपी दी है, एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि सामांतर श्रेणी, जिसका प्रथम पद कितना है 14 है। और डी सार्वंतर निकालने के लिए हमें बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा देंगे, 10 माइनस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा -4। चलिए n पदों का फॉर्मूला ये होता है, कितने पदों का योग निकालना है हमें 12 पदों का योग निकालना है, इसलिए सबसे पहले हम 12वां पद कौन सा आएगा वो निकालेंगे। तो 12वां पद a इक्वल टू 14 लिख दिया है, d -4 है, n बराबर 12वां पद अंतिम पद निकालना है इसका। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -30, यानी जो 12वें नंबर का पद है, ये डॉट डॉट के बाद जो 12वें नंबर पे पद आएगा टर्म आएगा वो कितना आएगा -30। आइए हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं। SN यानी n पदों का सम, n/2 ब्रैकेट a प्लस l, l इज इक्वल टू अंतिम पद। जितने पदों का हमें योग निकालना है, सम निकालना है वो l है। l का मतलब इसमें हमें 12 पदों का निकालना है, तो जो l की वैल्यू होगी वो T12 होगी, यानी 12वां पद ही l होगा, अंतिम पद लास्ट टर्म। आइए इसकी वैल्यू रखें। n कितने पदों का योग निकालना है तो 12, तो 12 लिख दी है। n/2 यानी 12/2 a प्लस l। a कितना है देखिए 14 है प्रथम पद फर्स्ट टर्म, मैंने l बताया था। लास्ट पद इसमें कितना है, चूंकि अंतिम पद ही अंतिम पद 12 पदों का योग निकालना तो अंतिम पद के रूप में ये T12 भी होगा। तो देखिए सारी वैल्यू रख देते हैं। T12 की वैल्यू कितनी है -30, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -96, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। ये देखिए फिर एपी दी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका कौन सा पद 78 है।
तो देखिए हम मानते हैं a इक्वल टू कितना दिया है 3, d इक्वल टू 5, जो कि बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा के निकालते हैं। तो माना कि n, ये देखिए n पदों का n पदों को निकालने का एक फॉर्मूला है। कौन सा पद 78 है? मान लिया n वा पद ही 78 है। ये देखिए a की वैल्यू रख दी, n हमें निकालना है पदों की संख्या, d की वैल्यू 5 है तो 5 लिख दी। अब मान लीजिए tn जो 78 कौन से नंबर पे आएगा? मान लीजिए nवें नंबर पे आएगा, तो tn की वैल्यू कितनी होगी? अभी निकाल लेंगे इसे। चलिए tn को लास्ट में रख देंगे, पहले इसको सॉल्व करते चलते हैं। देखिए 5 का इंटू इसमें 5n - 5, इसको सॉल्व करके ये आ गया। अब देखते हैं इसमें tn, मान लीजिए CV78 nवें नंबर का पद है, तो tn की वैल्यू कितनी होगी? देखिए 78 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो n पदों की संख्या हमें आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 16। यानी कि जो 78 है वो 16वें नंबर पर हमें पड़ेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। किसी द्विघात समीकरण के मूल 2 और 4 हैं, वह समीकरण निकालना है। वी आर गिवन दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 2 and 4। तो देखिए फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल सम ऑफ रूट्स x एंड मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसमें रखना है, देखिए सब मूल कितने दिए हैं 2 और 4, तो इनको सम कर दिया है और यहाँ पे इंटू कर दिया है। इसको सोल्व कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। यदि संख्या 3, 8, x + 5 एक AP में है तो x का मान पता कीजिए। हम यहाँ पे देखते हैं, यदि तीन संख्या हमने ले ली A, B, C, यदि ये समांतर श्रेणी में होते हैं, AP में होती हैं, तो इनका सारवांतर बराबर होता है। तो सारवांतर हम कैसे निकालते हैं? B - A, और इस तरफ से सामांतर निकाल लेंगे तो C - B। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है? देखिए 8 है तो 8 लिख दिया है। A की वैल्यू कितनी है? इसमें 3 है तो 3 लिख दिया है। C की वैल्यू कितनी है? इसमें x + 5 है तो x + 5 लिख दी है। और B की वैल्यू इसमें मिड टर्म यानी 8 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें x की वैल्यू 8 मिल जाएगी, जो कि ऑप्शन बी में है। आइए क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो देखिए x की वैल्यू तो 2 + √3 दी है, x + 1/x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ हमें देखिए x की वैल्यू तो ये रही, हम यहाँ 1/x की वैल्यू निकालेंगे। तो 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए 1 एज इट इज। x की वैल्यू कितनी थी? 2 + √3, ये रख दिया। x की वैल्यू 2 + √3 है। तो देखिए अब इसका रेशलाइजेशन कर देते हैं। रेशलाइजेशन में क्या करते हैं? परमेयकरण में जो नीचे का टर्म है उसका बीच का साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - √3 ऊपर की ऊपर आएगा, और नीचे देखिए कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 - √3। तो हमें x की वैल्यू पता है और 1/x की वैल्यू पता है, तो x + 1/x। x की वैल्यू देखिए कितनी है? 2 + √3, तो 2 + √3 लिख दिया है। 1/x की वैल्यू यहाँ पे निकाली गई है 2 - √3, तो यहाँ पे 2 - √3 लिख दिया है। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 बचेगा यानी 4 बचेगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, जो कि ऑप्शन ए में है। आइए क्वेश्चन नंबर 60 यानी 60 देखते हैं। ये देखिए AP, इसमें पहला पद कितना है? 5, और सारवांतर कितना होगा? 2, जो कि 7 में से 5 को घटा के आया है। इसका nवां पद कितना होगा? तो nवें पद का फॉर्मूला ये है, A की वैल्यू रख देंगे, D की वैल्यू रख देंगे, n एज इट इज रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2n + 3, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 7n + 5 है तो उस श्रेणी का सारवांतर होगा। इस सारवांतर में कॉमन डिफरेंस यानी कि हमें D निकालना है। nवां पद इस फॉर्मूले से हमें निकालना है। तो देखिए tn = 7n + 5 इसमें दिया गया है। तो उस समांतर श्रेणी का हमें सारवांतर D निकालना है। D निकलता है बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा के यानी सब्ट्रैक्ट करके निकलेगा। तो हमें देखिए सबसे पहले T1 निकालना है यानी प्रथम पद। तो n की जगह पे हमें 1 लिखना पड़ेगा, तो हमें प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। फिर देखिए सेकंड टर्म निकालना है, तो n बराबर हमें कितना निकलना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। तो n की जगह पे हम यहाँ पे कितना लिख देंगे? 2, और यहाँ पे भी 2। तो ये देखिए दूसरा पद कितना आ गया? 19। तो दूसरे पद में से जब पहला पद यानी फर्स्ट टर्म को घटा देंगे तो हमें D मिल जाएगा। तो D = कितना होगा? T2 - T1 यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यह 19 - 12 यानी कि 7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन D में दिया गया है। चलिए, शांत जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर पर आवर है।
शांत जल है, पानी हिल भी नहीं रहा है, उसमें नाव खड़ी है तो उसकी स्पीड, नाव चल रही है तो उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ देखिए यह धारा के अनुकूल, देखो डाउन स्ट्रीम में चलती है, जिस दिशा में धारा है उसी में 2 घंटे में 17 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की चाल क्या होगी? ये मान लो धारा, ये नाव है तो नाव भी उसी दिशा में चल रही है और धारा भी देखिए एक ही दिशा में चल रही है। तो चाल बराबर, ये हम फॉर्मूला जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए ये धारा है, ये नाव है, नाव की दिशा भी राइट हैंड साइड है और धारा की दिशा भी राइट हैंड साइड है। नाव की चाल देखिए हम जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाव की चाल देखिए x किलोमीटर प्रति आवर है और धारा की चाल मान लीजिए, सॉरी नाव की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए चाल कितनी हो जाएगी? x + 6, क्योंकि जब एक ही दिशा में नाव और धारा एक ही दिशा में है तो उनकी स्पीड जुड़ जाएगी, इसलिए जो चाल इसकी स्पीड है इन दोनों स्पीडों को जोड़ के निकाला गया x + 6। दूरी डिस्टेंस देखिए 17 किलोमीटर, 70 किलोमीटर वो तय करती हैं और कितना टाइम लगता है? 2 घंटे। तो समय इक्वल टू कितना लिख दिया है? 2 घंटे लिख दिया है। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 2.5 आएगी, 2.5 किलोमीटर पर आवर, यानी धारा की चाल हमें कितनी मिल गई? 2.5 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। द्विघात समीकरण x² - 7x + 10 = 0 और एक और इक्वेशन दी है, उनमें ओवेनेस्ट मूल है। यहाँ आसानी से ऑप्शन के थ्रू इसमें क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए एक एक करके सारे ऑप्शन इन दोनों समीकरणों में रखेंगे, जो ऑप्शन यानी जो x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है, संतुष्ट करती है, वही इसका आंसर होगी। तो देखिए ये है x = 2 इसमें रखेंगे तो देखिए 0 आ गया, यानी कि x = 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आइए दूसरे इक्वेशन में भी इसको रख के देखते हैं। ये देखिए सेकंड इक्वेशन में इसको रख के देखते हैं। तो इस इक्वेशन को भी x = 2 यानी जो मूल है, x की वैल्यू है, ये मूल यानी रूट कहते हैं, दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन बी ही सही है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्नलिखित में असत्य कथन है। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं, बिल्कुल इक्वल फिगर होते हैं तो समरूप होते ही हैं। और समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर होते ही हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 यानी 60 का होता है, इसलिए सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। यही असत्य कथन है। डी सभी आयत समरूप होते हैं, तो ये भी सही है, इसलिए असत्य कथन के रूप में ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में कौन सा मापक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप तो मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी होती है मीन, मीडियन, मोड। तो देखिए मीन, मीडियन एंड मोड तो होते ही हैं, इसमें परिशत नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या हैं, अभाज्य संख्या का मतलब जो एक और अपने आप से ही विभाजित होती है वही अभाज्य संख्या होती हैं। तो LCM ऑफ पी क्यू कितना होगा? तो देखिए हम जानते हैं दो अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है? यानी महत्तम समावर्तक कितना होता है? 1 होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, LCM और HCF के बराबर किसके बराबर होता है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो LCM HCF कितना हो गया? 1 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखिए को प्राइम नंबर दिए गए हैं। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ एक गुणनखंड कॉमन, एक ही कॉमन गुणनखंड होता है, यानी 1। इसके अलावा कोई भी कॉमन गुणनफल नहीं होता। जैसे हम संख्याएं लें 2 और 3, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। 3, 5 भी हो सकता है, 11, 13 हो सकता है। तो इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं सहअभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसलिए इन संख्याओं का हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF यानी महत्तम समावर्तक कितना होता है? 1 होता है। संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं यहाँ पे PQ दी गई हैं तो इनका गुणा करके यहाँ पे लिख दिया गया है। इसलिए LCM का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? देखिए PQ आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। यदि 6 मीटर का एक पेड़ है, उसकी छाया 2√3 है मीटर हो, तो उस सूर्य का उन्नयन कोण हमें पता करना है। आइए एक सूर्य ले लेते हैं। ये ट्रायंगल ले लिया, यहाँ से देखिए उन्नयन कोण ये बनेगा इसका, ये इसकी परछाई बन जाएगी। ये देखिए इसकी लंबाई कितनी दी गई? 6 मीटर और इसकी परछाई कितने दी है? 2√3 मीटर। ये देखिए
ये एंगल हमें पता करना है। इसका फॉर्मूला देखेंगे हम, ये उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा इसमें 6/2√3। परपेंडिकुलर अपन बेस होता है तो 6/2√3 हो जाएगा, कट जाएगा 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पर रेशलाइजेशन कर देंगे, √3/√3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 3√3 नीचे 3 से 3 कट जाएगा तो इसकी tan थीटा की वैल्यू √3 आ जाएगी, जो कि थीटा की वैल्यू 60 को प्रदर्शित करता है। इसलिए ऑप्शन इसमें सी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। यहाँ समीकरण x का -4x प्लस p इक्वल टू 0 दिया गया है। यहाँ मूल वास्तविक हो तो p की वैल्यू पता करना है, यानी मूल वास्तविक यानी रियल है, रूट्स रियल है। तो देखिए a बराबर यहाँ पे 1 है, b बराबर -4, c बराबर p है। तो हम जानते हैं जब मूल वास्तविक होते हैं यानी रूट्स रियल होते हैं तो ये फॉर्मूला लगता है। इसमें हम सारी वैल्यू इसमें रख देंगे तो ये आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये चलता जाएगा। काट दिया तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गया। यहाँ ध्यान रखें p और सभी ऑप्शनों में p लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, तो इसको देखिए p छोटा है 4 से। जब इसको p को इधर करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि ये निशान, ये नोक इस तरफ ही रहे, जो कि p को छोटे होने को दर्शाती है। ये ऑप्शन देखिए a में है। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य हमें निकालना है। फर्स्ट और 20 ओड नंबर्स का हमें मीन निकालना है। तो देखिए मीन इक्वल टू होता है, ये देखिए फर्स्ट 20 ओड नंबर्स ले लिए। अब यहाँ पे एक ट्रिक अपनाएंगे। देखिए 1 को अगर 30, ये देखिए यहाँ देखिए 1 और 39 का सम 40 आएगा। इधर 3 और 37 का सम कितना आ जाएगा 40। ऐसे ही 5 और 35 का आ जाएगा। इस प्रकार ये टोटल 20 संख्याएं हैं। तो 20 संख्याओं को यदि आधा करते हैं 10 संख्याएं 40 उनका सम आ जाएगा। 20 संख्याओं को जोड़ेंगे तो 40 की 10 संख्याएं बन जाएंगी। तो हमें यहाँ आसानी से पता कर सकते हैं। तो 400 इसका ऊपर सम हो जाएगा, बिना जोड़े में डायरेक्ट मिल जाएगा। नीचे नंबर ऑफ डाटा कितना है इसमें 20, इसको सॉल्व करेंगे तो मीन कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। एक त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, वर्टेक्स दिए गए हैं। ये देखिए उसकी परिमाप निकालना है। तो देखिए तीनों वर्टेक्स लिख लिए। परिमाप निकालने के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम ए बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। देखिए x2 - x1 यानी 0 - 0 का होल स्क्वायर, और y2 - y1 यानी 0 - 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ऐसे ही बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो v, तो x2 - x1 यानी 3 - 0 का स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3। ऐसे ही सी ए की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो ये देखिए फार्मूले से तो 5 आ जाएगा। हमें त्रिभुज की एक ट्रायंगल की तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं, जो कि परिमाप यानी कि पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर होता है द सम ऑफ ऑल आउटर साइड ऑफ एनी फिगर। तो यहाँ पे त्रिभुज की तीनों भुजाएं होता है, तीनों भुजाओं को जोड़कर हम आसानी से उसके परिमाप यानी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो देखिए 4, 3 और 5, इनको तीनों को हम जोड़ेंगे, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। इसका मतलब यहाँ पे पेरीमीटर कितना हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। देखिए ये पूरे इस पेपर 3 की क्लास 10th के पेपर 3 प्रैक्टिस सेट 3 की आंसर की है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। ये था आपके लिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे का पेपर 3 मैथ का क्लास 10th। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए ये सामग्री उपयोगी होगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जब भी उसमें नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका मैसेज आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।